एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में माइक्रो कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सूक्ष्म या लघु। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है जिसके अंदर हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। जैसे हम किसी विशिष्ट व्यक्ति का अध्ययन करें, विशिष्ट परिवार का अध्ययन करें, विशिष्ट उद्योग का अध्ययन करें, विशिष्ट फर्म का अध्ययन करें, या विशिष्ट वस्तु की कीमत का अध्ययन करें, विशिष्ट साधन का अध्ययन करें। जैसे उत्पादन के 5 साधन है, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस। उनमें से हम केवल एक श्रम का अध्ययन करें, या केवल एक विशेष वस्तु एप्पल की कीमत कैसे निर्धारित होती है उसका अध्ययन करें, तो इस प्रकार के अध्ययन को सूक्ष्म अध्ययन कहा जाता है। और इसका जो अध्ययन किया जाता है वह व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों के उद्देश्यों और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जहां पर भी अध्ययन होता है इस व्यष्टि अर्थशास्त्र में, वहां छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं। हम एक सीमेंट उद्योग में बहुत सारी फर्में हैं, उसमें से यदि अगर हम एक अंबुजा सीमेंट का अध्ययन करते हैं तो वह सूक्ष्म अध्ययन होगा। देश में बहुत सारे परिवार हैं, उसमें से एक विशिष्ट परिवार जैसे हम अंबानी परिवार का अध्ययन करते हैं तो वह एक व्यक्तिगत अध्ययन कहलाएगा। इसी प्रकार से देश में बहुत सारे उद्योग हैं, उसमें से हम केवल एक कपड़ा उद्योग का अध्ययन करते हैं तो वह व्यक्तिगत अध्ययन कहलाएगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें हम व्यक्तिगत इकाइयों का और उनके उद्देश्य और व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने व्यष्टि अर्थशास्त्र को अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का भी प्रयास किया है। जैसे प्रोफेसर बोल्डिंग है, वो कहते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसी विशिष्ट फर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, आयों, मजदूरियों और व्यक्तिगत उद्योगों और विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। यानी जो बोल्डिंग है, प्रोफेसर बोल्डिंग क्या कहते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, एक विशेष परिवार का अध्ययन है, विशेष फर्म का अध्ययन है, व्यक्तिगत कीमत, कोई वस्तु की व्यक्तिगत कीमतों का अध्ययन है, व्यक्तिगत आयों का अध्ययन है, मजदूरी का अध्ययन हो सकता है और विशिष्ट उद्देश्यों का अध्ययन हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र वह शाखा है जिसमें हम विशिष्ट अध्ययन करते हैं, स्पेशल इकाइयों का अध्ययन करते हैं, और सामान्य रूप से इसमें एकल इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से गार्डनर एकले, जो कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उनका यह मानना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र उद्योगों, उत्पादों और फर्म के कुल उत्पादन के विभाजन व प्रतिस्पर्धा, उद्योगों के साधनों के आवंटन का अध्ययन है। यह आय की वितरण की समस्याओं का अध्ययन करता है और विशेष वस्तुओं और विशेष सेवाओं के मूल्य निर्धारण से संबंधित करता है। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, गार्डनर एकले क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र उद्योगों, उत्पादों और फर्मों के कुल उत्पादन के विभाजन तथा प्रतिस्पर्धी उपयोगों के साधन के आवंटन का अध्ययन है। यह आय वितरण की समस्याओं का अध्ययन करता है तथा विशेष वस्तु और सेवाओं के मूल्य निर्धारण से संबंधित है। तो क्लियर गार्डनर के लिए भी कहते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो पूर्ण रूप से व्यक्तिगत और विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन है। इसी प्रकार से हेंडरसन एंड पॉइंट जो है वो क्या कहते हैं कि व्यक्तियों के सुनिश्चित समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह जो कि विशिष्ट है उनका अध्ययन ही व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। एक विशिष्ट परिवार का अध्ययन हम कर सकते हैं, एक विशिष्ट व्यक्ति का अध्ययन कर सकते हैं, एक विशिष्ट उद्योग का अध्ययन कर सकते हैं, किसी विशिष्ट फर्म का अध्ययन कर सकते हैं, किसी वस्तु विशेष की हम कीमत का अध्ययन कर सकते हैं, किसी साधन विशेष की कीमत का अध्ययन कर सकते हैं, किसी बैंक विशेष की ब्याज दर का अध्ययन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है पूर्ण रूप से एकल अध्ययन पर आधारित है। इनमें समूह का अध्ययन नहीं किया जाता है, और समूह का अध्ययन कहीं किया भी जाता है तो वह टोटल की तुलना में थोड़ा होता है, तो अध्ययन समूह का इसमें होता है। जैसे अगर हम समग्र का अध्ययन करते हैं, यानी पर वो समग्र का अध्ययन पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं होकर केवल वस्तु विशेष से संबंधित होता है, वहां हम टोटल का अध्ययन करते हैं। तो आगे हम इसको स्पेशली जब देखेंगे तब हम समझेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में कहाँ योगों का अध्ययन होता है।
अब बात करते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार। सामान्य रूप से व्यष्टि अर्थशास्त्र को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला होता है व्यष्टि स्थितिकी। फर्स्ट जो प्रकार हम ले सकते हैं वो है व्यष्टि स्थितिकी। आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा स्थैतिक कहलाती है जिसमें दिनांकित परिवर्तन नहीं होते हैं, यानी अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें डे टू डे और टाइम टू टाइम परिवर्तन नहीं होते हैं, उन्हें व्यष्टि स्थितिकी की संज्ञा दी जाती है। यानी यह आर्थिक विश्लेषण की हम कह सकते हैं कि वह शाखा है जिसके अंदर किसी समय बिंदु पर व्यष्टि घटकों के परस्पर संतुलन का अध्ययन करते हैं। जैसे किसी समय में डिमांड की स्थिति यह है और सप्लाई की स्थिति यह है और संतुलन बिंदु है P1 और क्वांटिटी मांग और पूर्ति का है संतुलन। तो व्यष्टि स्थितिकी आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंदर हम केवल एक स्थिर संतुलन का अध्ययन करते हैं। संतुलन किस प्रकार से प्राप्त हुआ है, कैसे संतुलन प्राप्त हुआ है, इसका अध्ययन हम इसमें नहीं करते हैं। यानी ये एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर एक समय बिंदु पर जो स्थिति है उसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। इसी प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र की दूसरी शाखा कहलाती है व्यष्टि तुलनात्मक स्थितिकी, जिसमें दो स्थिर संतुलनों की आपस में तुलना की जाती है। दूसरी जो शाखा है उसको बोलते हैं व्यष्टि तुलनात्मक स्थितिकी। इसमें क्या होता है, जैसे पहला है डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस, सप्लाई इज आल्सो फंक्शन ऑफ प्राइस। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। तो डिमांड बराबर सप्लाई, ये संतुलन। व्यष्टि तुलनात्मक स्थितिकी में क्या होता है, जब स्थिर संतुलन में कोई परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के फलस्वरूप संतुलन का बिंदु एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चला जाता है, तो उस स्थिति का अध्ययन तुलनात्मक स्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है, जिसके अंदर यह देखा जाता है कि परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है। इसमें इस चीज का अध्ययन नहीं किया जाता है कि परिवर्तन किस पथ से होकर गुजरा है, केवल ये देखते हैं कि पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में क्या अंतर है। तो यहां देखिए, मान लीजिए डिमांड और ये सप्लाई है और पहला स्थिर संतुलन ई बिंदु पर है जब कीमत P1 है, क्वांटिटी Q1 है। अगर किसी कारण से डिमांड में परिवर्तन होता है और डिमांड में परिवर्तन होकर ये डिमांड वक्र डी डैश हो जाता है, जैसे पहला आपका फंक्शन था D इक्वल टू फंक्शन ऑफ P और S इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ P। अब क्या हुआ, D डैश इज फंक्शन ऑफ P, तो नई संतुलन बिंदु E1 पर आ जाता है और प्राइस बढ़कर P2 हो जाती है और क्वांटिटी बढ़कर Q2 हो जाती है। तो दो आपस में पहली स्थिति अच्छी है या दूसरी स्थिति अच्छी है, उसकी आपस में तुलना करने वाली जो स्थिति है उसको तुलनात्मक स्थिति की संज्ञा दी जाती है। इसमें इस पर विचार नहीं किया जाता कि संतुलन बिंदु E से E1 पर किस प्रकार से पहुंचा है, केवल हम दो स्थिति की आपस में तुलना करते हैं और उस तुलना से हम रिजल्ट निकालते हैं। जैसे एक व्यक्ति की आय पहले 10,000 थी और अब 10,000 से बढ़कर 15,000 हो गई और इसी समय में जो मूल्य स्तर है वो 100 से 200 हो गया, तो हम पहली स्थिति की और बाद की स्थिति की तुलना कर बता सकते हैं कि व्यक्ति की भले तनख्वाह बढ़कर सैलरी बढ़कर एक 10,000 से 15,000 हो गई है, पर चूंकि कीमत स्तर है वो 100 से 200 हो गया है। ऐसी स्थिति में जो द्वितीय स्थिति है वो व्यक्ति के लिए बहुत फ्रूटफुल नहीं है, अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि जिस अनुपात में उसकी आय में परिवर्तन हुआ है, आय में वृद्धि हुई है, उससे अधिक अनुपात में कीमत में परिवर्तन हो गया है। तो दो स्थिर संतुलनों की जब आपस में तुलना की जाती है और इस पर विचार नहीं किया जाता है कि संतुलन E से E1 बिंदु पर किस पथ से होकर गुजरा है, तो ऐसी स्थिति के अध्ययन को व्यष्टि तुलनात्मक स्थिति की संज्ञा दी जाती है। तीसरा होता है व्यष्टि प्रावेगिकी, जिसके अंदर न केवल संतुलन में परिवर्तन का परंतु उस पथ का भी अध्ययन किया जाता है जिसके अंतर्गत होकर वह संतुलन चेंज हुआ है। यानी जो E है, E से E1 संतुलन किस प्रकार से पहुंचा है, ये स्थिर मकड़ जाल से पहुंचा है या अस्थिर से पहुंचा है। यानी एकदम से कीमत जो है P1 से P2 नहीं होती है, एक बार कीमत बढ़ती है। और इसको हम किस प्रकार से डिस्कस करते हैं, तो देखिए तुलनात्मक स्थिति को हम समझेंगे तो यहां देखिए क्या होगा, तुलनात्मक स्थिति में जो संतुलन है उसकी आपस में तुलना करते हैं। जैसे ये डिमांड है और ये सप्लाई है, प्रारंभिक संतुलन P1 है, क्वांटिटी Q1 है और संतुलन बिंदु E1 है। अब डिमांड बढ़ जाती है तो नया संतुलन जो है, नया संतुलन एकदम E से E2 पर नहीं आया, बल्कि क्या होता है, एक बार डिमांड बढ़ने पर कीमत ज्यादा बढ़ती है, फिर सप्लाई होती है, धीरे 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 स्थिर मकड़ जाल। तो इसमें क्या करते हैं, तुलनात्मक स्थिति में
व्यष्टि तुलनात्मक स्थिति में एक संतुलन से अर्थव्यवस्था दूसरे संतुलन पर जाती है तो उस संतुलन के पथ का भी अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से E1 संतुलन से अर्थव्यवस्था E2 संतुलन पर गई है, किस कारण से गई है और क्या क्या इसमें परिवर्तन हुए, कितना डिमांड में परिवर्तन हुआ, कितना सप्लाई में परिवर्तन हुआ, फिर डिमांड और परिवर्तन किस प्रकार से ट्रायल और एरर के माध्यम से नया संतुलन प्राप्त होता है। यानी व्यष्टि तुलनात्मक स्थिति की अर्थव्यवस्था की वह शाखा है व्यष्टि अर्थशास्त्र की जिसमें न केवल संतुलन में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है वरन उस पथ का भी अध्ययन किया जाता है जिससे होकर संतुलन गुजरा है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जाना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा किसे जाता है, किस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र में किन इकाइयों का अध्ययन करते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम उन क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे जो कि हम सामान्य रूप से परीक्षा में पूछा जाता है कि स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसका हम अध्ययन करेंगे। मैं समझता हूं यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा ये जानने के लिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। धन्यवाद।